पहले शौहर से खुद लड़ झगड़ कर तलाक ले ली और जब दोबारा शादी की तो वो शख्स भी शादीशुदा निकला और यहाँ से शुरू हुई इसकी बर्बादी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ आपके साथ अदनान और आज मैं आपसे अफशा की कहानी शेयर करने जा रहा हूँ जो कि यूके में रहती थी और यूके में रहने से उसने क्या क्या चीज़ें गलतियाँ की और कैसे की और इस वक्त उसको क्या करना चाहिए ये आपने बताना है। अच्छा, होता क्या है कि अफशा जो है ना अपने माँ बाप की बड़ी लाडली सी बेटी थी। माँ बाप के हालात थोड़े से टफ चलते थे। ये कह लें कि पाकिस्तान में जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली हो इस तरह से। अब अफशा को शौक था कि यूके जाए, वहाँ पर नेशनैलिटी ले, वहाँ पर कुछ करे अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए। तो उसने अपने मामू के साथ बात की। उसके मामू के साथ उसकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। मामू से कहा तो मामू ने कहा ठीक है। माँ जैसे उसने अपनी तालीम मुकम्मल की और उसके बाद उसने यूके में एजुकेशन तालीम के लिए अप्लाई किया तो उसके मामू ने उसको बड़ा सपोर्ट किया। उन्होंने अपनी कुछ ज़मीन बेची और बेचकर इस बच्ची को यूके भिजवाया। यूके पहुंची है, पहली फ़ीस जो है वो पाकिस्तान से गई और उसके बाद जब इसने दोबारा फ़ीसें शुरू की तो वो इसने अपनी कमाई से देनी शुरू कर दी। अब हुआ क्या कि पाकिस्तान में जब ये थी ना, इसकी वालदा जो है वो सिलाई का काम करती थी, लोगों के कपड़े सिलाई करना। वालिद बाहर काम करते थे और घर में जो हांडी रोटी होती थी वो इसने करनी होती थी अफशा ने। अब इसको खाना बड़ा अच्छा बनाना आता था तो इसने वहाँ पर एक पाकिस्तानी का रेस्टोरेंट था, वहाँ उसके किचन के अंदर जॉब शुरू कर ली। अब इसको 3 दिन तो यूनिवर्सिटी की तरफ से टाइम मिलता था कि आपने फुल टाइम जॉब कर सकते हैं और बाकी के जो 4 दिन थे उसमें ये छुप छुपा के ओवर टाइम करते थे। अब 3 दिनों की पेमेंट जो थी वो इनको ऑनलाइन आ जाती थी बैंक की तरफ से, वो सेविंग हो जाती थी और इन्होंने जो खुद अखराजात करने होते थे वो इनको कैश में पेमेंट मिल जाती थी। अब उस कैश पेमेंट में ये होता है कि अगर आपके $100 बनते हैं 1 घंटे के तो आपको 50 मिलेंगे, मतलब 50-50 मिलते हैं। अब ये मेहनत कर रही थी और साथ साथ अपनी तालीम मुकम्मल कर रही थी और अपने घर वालों को भी पैसे भेज रही थी। अच्छा, ये जो टाइम पीरियड है जब ये अफशा यूके गई थी ये 2001-2002 की बात है। अब जैसे ही इसकी तालीम मुकम्मल होने वाली थी तो इसने वहाँ पर परमानेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई कर दिया था और उस वक्त इतनी ज़्यादा छानबीन नहीं होती थी आपने शादी की है या नहीं की है। वहाँ पे कुछ रूल थे, उसकी बिना पर आपको वहाँ की नेशनैलिटी मिल जाती थी। अब अफशा को वहाँ की नेशनैलिटी भी मिल जाती है, अच्छा कमाने लग गई और जब तक इसकी तालीम मुकम्मल हुई, जिस रेस्टोरेंट में किचन में ये काम करती थी उसी किचन के अंदर, उसी होटल के अंदर ये मैनेजर बन चुकी थी। अब ये वहाँ पर मैनेजर की पोस्ट पे थी, अच्छा कमाना, अच्छे घर पे पैसे भेजने और अपनी ज़िंदगी भी इसकी खुशहाल हो चुकी थी। और अब इसके रेस्टोरेंट में एक लड़का आता है, वो लड़का इंडियन था, शाहिद नाम था। अब ये लड़का जो है वहाँ पर आया और इसने वहाँ पर जॉब के लिए रिक्वेस्ट की तो अफशा को उसने बताया कि मैं इस तरह से इंडिया से हूँ और एजुकेशन के लिए आया हूँ, फ़लाँ डिग्री कर रहा हूँ तो मुझे जॉब चाहिए। अफशा जो है इन सारी चीज़ों को समझ रही थी क्योंकि उसने सेम यही स्ट्रगल जो थी पहले की हुई थी। अब इस नौजवान को जब उसने देखा तो उसने कहा ऐसे है कि 2 हफ्ते के बाद हमारा एक शेफ़ जो है ना वो जा रहा है पाकिस्तान, एक वर्कर, तो 2 महीने के लिए आपको यहाँ पर जॉब मिल जाएगी, आप आ सकते हैं, 2 हफ्ते के बाद आप आ जाएं। तो वो नौजवान चला जाता है। 2 हफ्ते के बाद वो जब आता है तो अफशा उसको वहाँ पर जॉब पे रख लेती है। अब ये नौजवान पढ़ भी रहा है, जॉब भी कर रहा है, अफशा भी जॉब कर रही है वहाँ पर, सुबह आती है शाम को जाती है। ये नौजवान कभी पार्ट टाइम कभी फुल टाइम, इसके जो मामला हैं वो चल रहे हैं। और ये नौजवान जो डिग्री कर रहा था ना, उस डिग्री के बाद जो इसकी नौकरी लगनी थी, अगर उसी के हवाले से नौकरी लग जाती तो इसकी अच्छी खासी तनख्वाह होनी थी यूके में। अब ये पढ़ लिया इसने, जैसे ही इसने तालीम मुकम्मल करने के नज़दीक जा रहा है तो ये पैसे काफ़ी सेव करता था। ये यहाँ भी जॉब कर रहा था, उसके बाद कहीं और भी जॉब मिल जाती। फिर इसने एक पैसे इकट्ठे करके एक गाड़ी भी ले ली डिलीवरी के लिए, लाइसेंस बनवा लिया, अब डिलीवरी का काम भी कर रहा था। तो अफशा कहती कि जब ये सुबह आता था, मेरा घर इसके रास्ते में पड़ता था और मुझे $4 दे के आना पड़ता था, $4 दे के वापस जाना पड़ता था। तो इसने एक दिन मुझे कहा कि मैम ऐसे है कि आप सुबह जब आती हैं तो मैं आपको ले आया करूँगा, उसी रूट पे आपका घर है और वापसी में आपको वहीं छोड़ दिया करूँगा। तो कहती कि मैंने इसे कहा चले ठीक है। मैं इसके साथ आती थी और मैं इसको रोज़ाना $5 देती थी। मेरे $8 लगते थे, थकावट अलग से, टाइम पे उठो, ये करो वो करो, गाड़ी ना निकल जाए। और इसके साथ बड़ा इजीली अगर कोई 2-3 मिनट ऊपर नीचे भी हो जाता तो मैनेज हो जाता था। तो मैं इसके साथ आती, $5 इसको डेली के देती। ये लेता नहीं था लेकिन मैं ज़बरदस्ती इसको दे रही थी। अब वक्त चल रहा था, वक्त के चलते चलते एक टाइम आया कि इस नौजवान की डिग्री जो है वो मुकम्मल होने वाली थी और इसने मुझे कहा कि मैंने आपसे कुछ बात करनी है। पहले तो इसने एक रोज़ बात की कि मेरा एक दोस्त है, उसकी यहाँ पर एक लेडीज़ है जिसकी शादी हुई है, उसके बच्चे हैं और वो उससे शादी करना चाहता है। तो कहती मैंने उससे कहा कि क्या वो पासपोर्ट के लिए शादी करना चाहता है। तो इसने कहा नहीं, उसको मोहब्बत भी हो गई है, पासपोर्ट भी चाहिए। तो उसके बाद खामोशी होगी। कहती मैंने कहा वो पासपोर्ट के लिए करना चाहता है, उसको नहीं करनी चाहिए।
अब ये खामोश हो गया। अगले आने वाले दिनों में दिन ब दिन ये खामोश ही रहता था, अपने काम से काम। और कभी अफशां कहती कि मैंने इससे कोई बात कर लेनी। जहाँ ये हंसमुख था, ये चीज़ों को मैनेज कर लेता था, वहाँ ये खामोश हो गया। इसका अजीब सा जवाब आता था जब भी इससे कोई बात की जाती। अब एक रोज़ इसने फिर मुझे कहा कि मैम आपसे एक बात करनी है। मैं उससे कहती कि तकरीबन 7-8 साल बड़ी थी और गांव के अंदर मेरे लिए रिश्ते देखे जा रहे थे। और मेरे लिए जो रिश्ते आ रहे थे, कोई ऐसा था जिसकी दूसरी शादी थी, कोई ऐसा था कि जिसकी बीवी मर गई थी और किसी की कुछ मजदूर था, इस तरह के। तो कहती मुझे आइडिया हुआ कि जब बंदा ना 25-26 साल से ऊपर हो जाता है ना, तो फिर उसकी शादी की उम्र गुजर जाती, फिर इसी तरह के रिश्ते मिलते हैं। और इस नौजवान की उम्र जो है वो 22-1 साल थी। और इसने मुझे कहा कि मैम मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं अगर आपसे कहूँ कि आप मुझसे शादी कर लो। कहती मैंने इसको देखा और मैंने इसे कहा कि तुम पासपोर्ट के लिए शादी करना चाहते हो। तो इसने मुझे जवाब दिया कि मैम पासपोर्ट के लिए मैं ज़रूर शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे आपसे भी मोहब्बत हो गई है, मैं आपसे भी शादी करना चाहता हूँ। ये नहीं कि पासपोर्ट मिलने के बाद मैं आपको छोड़ जाऊँगा या कोई ऐसी बात है। तो अफशा कहती कि मैंने अपने घर पे बात की। पहले तो कहती मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, 15-20 दिन गुजर गए, लेकिन मैं अंदर ही अंदर इसको सोचने लगी। और इसने 1-2 बार फिर मुझे फोर्स किया, अप्रोच किया। तो मैंने इसे कहा कि अपने माँ बाप से मेरी बात करवाओ। इसने अपने माँ बाप से बात करवाई। तो मैंने उन्हें भी कहा कि आपका बेटा मुझसे शादी करना चाहता है, मैं इससे उम्र में बड़ी हूँ 7-8 साल, तो ये क्या। तो उन्होंने भी मुझे समझाया कि बेटा कोई बात नहीं, बहुत सारी शादियाँ इस तरह से होती हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, तुम कर लो शादी। और उधर कहती कि मैंने अपने वालिदैन से बात की, इसके बारे में बताया, तो उन्होंने भी कहा कि बेटा लड़का अच्छा है, अगर तुम्हें पसंद है तो तुम शादी कर लो। कहती फिर एक रोज़ मैंने उसे कहा कि चलो ठीक है तुम शादी की तैयारी करो। तो कहती मेरे जो वहाँ पर होटल पे स्टाफ था उन्होंने, और उधर मेरे जो सोसाइटी के लोग थे, सब ने मिलकर एक छोटा सा प्रोग्राम रखा और मेरा वहीं पर इससे निकाह हो गया। निकाह के बाद हमने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर दिया और कुछ वक्त के बाद जब इसकी एजुकेशन ख़त्म हो चुकी थी और इसको नौकरी मिल गई, और इसको नौकरी उसी शोबे में मिल गई जिसमें ये डिग्री कर रहा था। इसकी अच्छी खासी सैलरी लग गई। अब हम बड़ी खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहे थे। इस नौजवान ने कुछ वक्त के बाद मुझे कहा कि आप कमाना छोड़ दो। 3-4 साल लगे और इसी दौरान हमारे 2 बच्चे भी हो चुके थे। इसने कहा कि तुम घर पे रहो, बच्चों को संभालो और मैं कमाऊंगा, तुम खाओगी, तुमने जो अपने घर भेजना तुम्हें कोई रोक टोक नहीं होगी। अल्लाह ने हमें पे बड़ा करम कर दिया है। कहती उसको पासपोर्ट मिल गया। उसने पासपोर्ट मिलने के बाद भी सेम वैसे ही, मेरे सोसाइटी के लोग कहते थे कि इसके रंग बदलते तुम तब देखना जब इसको पासपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन उस शख्स ने पासपोर्ट मिलने के बाद भी रंग नहीं बदले, बल्कि उसके रंग तो और भी गहरे होने शुरू हो गए। कहती मुझे ये चीज़ें अंदर ही अंदर खाई जा रही थी, कैसा शख्स है कि अपने से बड़ी उम्र की लड़की के साथ इस तरह से चल रहा है। कहती जब मेरे बच्चों की डिलीवरी होने वाली थी उन दिनों में इसने घर का काम भी करना, मुझे भी छुट्टी पे रखना घर, और ओवर टाइम करके आना कि हमारे अखराजात पूरे हो जाएं। और अब ये मेरी बड़ी केयर करता था। मैं घर पे 500 पाउंड, 1000 पाउंड जो चाहूँ भेजूँ, इसने कभी मुझे रोका ही नहीं था। और मैं बच्चों को पाल रही थी। और इसी दौरान इसको जब डॉक्यूमेंट्स मिले ना, तो इसने मुझे बताया कि अब मैं इंडिया जाना चाहता हूँ, एक बहन है उसकी शादी करनी है, तो उससे शादी करके मैं वापस आऊँगा, मुझे तकरीबन 3 महीने लगेंगे। मैंने अपने घर वालों को बताया, उसके घर वालों से बात हुई तो उन्होंने कहा ठीक है। कहती हमारे दोनों के मोबाइलों पर कोई पासवर्ड नहीं होता था। अब ये चला गया है, 3 महीने गुजरे, मेरी रोज़ इससे बात भी होनी है। और उसके बाद 3 महीने गुजरे, मैं इसको लेने गई एयरपोर्ट से, बड़े नॉर्मल ज़िंदगी वापस आए हैं और हम दोनों की ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही है। मैंने इसे कहा तुम्हारी इंस्टा के ऊपर आईडी नहीं है, तो इसने कहा इंस्टा के ऊपर आईडी बना के क्या करनी है, छोड़ो रहने दो। तो कहती ऐसे ही एक रोज़ इंस्टाग्राम, वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम चलाते चलाते कहती कि मेरे सामने एक आईडी आई और वो इसी के नाम से थी, शहबाज दिल्ली वाला। अब शहबाज दिल्ली वाला जो है वो जैसे मैंने उसको देखना शुरू किया तो इसकी जो तस्वीरें थी वो तो नहीं थी उस पर, लेकिन जो वर्क प्लेस, होटल जहाँ पे ये काम कर रहा है या जिस जगह पे ये जा रहा है आ रहा है, वो सब की सब वही थी जहाँ पर मेरा शौहर जाता था। और जो मेन चीज़ उसमें मुझे नज़र आई, इसकी जो नई पिक्चर्स अपलोड होती थी उसके नीचे एक आईडी जिसका नाम किसी लड़की के नाम से था, और वो लड़की बड़े अजीबोगरीब से कमेंट करती थी। मतलब अगर कोई फ़ैन कमेंट करे तो इस तरह के नहीं होते, ये होता है कोई चाहने वाला कमेंट कर रहा है। तो कहती मुझे ज़रा शक पड़ा, तो मैंने उसी लड़की से चैट शुरू कर दी अपनी आईडी से, हेलो। कुछ दिनों के बाद जवाब आ गया जी हेलो। तो उससे बात हुई, बात मैंने उससे पूछना शुरू कर दिया तुम किधर रहती हो। उसने कहा मैं इंडिया में। तो मैंने कहा कि मैं लंदन में रहती हूँ, यूके में। तो उसने भी बताया कि मेरा शौहर भी यूके में रहता है, नाम क्या है। जब उसने नाम बताया तो कह रही मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। कहती अब उस लड़की को भी शायद नहीं पता था कि इसने यहाँ शादी कर रखी है। और जब ये शाम को आया तो उस दिन मेरी बर्थडे थी, इसके हाथ में केक था, इसने केक ला के रखा और मुझे कहा चलें आओ केक काटने, बच्चों को बुला रहा है। तो मैंने बच्चों को कहा तुम कमरे में जाओ,
मुझे इनसे बात करनी है। मैंने इनको बिठाया, मैंने कहा आपने शादी कर ली है? कहती उसने कहा जी हाँ मैंने शादी कर ली। उसने कोई हेर फेर नहीं, सीधा कहा कि मैंने शादी कर ली है। उसके बाद कहती कि मैंने उसे कहा कि तुमने पसंद की शादी की है? कहता नहीं। कहती फिर मैंने उसे कहा कैसे? कहती उसने कहा कि मैं पाकिस्तान गया था और ये जो लड़की है ये मेरे मामू की बेटी है, और कुछ अर्सा पहले मेरे ममानी और मामू जो हैं वो कहीं जा रहे थे, ये बच्ची छोटी थी और उनकी बस जो है वो खाई में गिर गई, वो दोनों मर गए थे और उनकी इकलौती औलाद थी। मेरे वालिदैन ने इसको पाला है और अब मैं जब गया हूँ तो मेरे वालिदैन ने कहा कि बेटा इससे शादी कर लो, एक यतीम है, इसको सहारा दे दो। तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो वहाँ रहूँगा। तो उन्होंने कहा चलो 2-3 साल के बाद आ ही करोगे ना, इसको आसरा मिल जाएगा, तुम इससे शादी कर लो। और हमने उसको भी नहीं बताया कि मेरी तुमसे शादी हुई है। अब इस पर कहती कि मैं बड़ी भड़क गई अफशां, इसने बहुत ड्रामा किया। अब कहती कि मैंने उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया, मैंने उसे कहा तुम धोखेबाज हो, हर बात की। वो बंदा कहती मेरे साथ इतनी मोहब्बत से पेश आया, उसने मुझे कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, मुझे ये था कि अगर मैं तुमसे पूछूंगा तो तुम शायद इनकार करती। लेकिन अफशां कहती कि मैंने उसे कहा कि तुम मुझसे पूछते, मैं तुम्हें हाँ करती, मैं अपनी मर्जी से तुम्हारी शादी करवाती। तुमने वहाँ जाके 2 साल के बाद कोई 1-2 महीने रहना था ना, बाकी टाइम तो मेरे साथ ही था। कहती मैं उसको आगे से ले रही थी। अब वो शख्स जो है मेरी मिन्नतें तरले कर रहा है और आखिरकार मैंने एक रोज़ उसे कहा कि तुम इस घर से निकल जाओ। उसने बोरिया बिस्तर उठाया और वो जो घर था वो किस्तों के ऊपर था और उसकी किस्तें जो हैं वही भर रहा था और चंद महीनों में उसकी किस्तें पूरी होने वाली थी। उसको मैंने निकाल दिया। अब उसको निकाल दिया और उसके बाद उसने मैसेज करने, और वो बंदा रोज़ाना सुबह आता, बच्चों को लेता, स्कूल छोड़ के आता, स्कूल से वापस छोड़ता और चला जाता और मुझे मैसेज करता कि मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, पाँव पकड़ता हूँ। कहती मुझे जितना वो माफ़ी कहता उतना मुझे गुस्सा आता। अब हुआ क्या कि एक रोज़ मैं और गुस्से में आई और मैंने अदालत जाके ना उससे डिवोर्स फाइल कर दी कि मैं इससे तलाक लेना चाहती हूँ। अब उस शख्स ने फिर मुझे रोज़ मैसेज करने, सुबह आना, बच्चों को लेने, बाहर खड़े होकर मैसेज करना कि तलाक का फ़ैसला वापस ले लो, मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ, मैं तुम्हें मोहब्बत करता हूँ, वो शादी जो है वो मेरे वालिदैन ने की है और तुम इस चीज़ को समझो। कहती मैं इसको समझना ही नहीं चाहती थी। मैंने कहा नहीं। कहती कोई तकरीबन 1.5-2 साल लगे डिवोर्स होने में। उस शख्स ने जितना अर्सा मेरी उससे लड़ाई रही, जो 1.5-2 साल डिवोर्स होने में लगे, इस दौरान एक रोज़ भी मेरा खर्चा कम नहीं किया, मुझे मेरे खर्चे के पैसे मिलते रहे। और आखिरकार जब डिवोर्स हो गई तो मैंने उसे कहा कि ठीक है अल्लाह हाफिज़। और वहाँ का जो कानून है उसके मुताबिक जो शौहर की कमाई है उसका आधा जो है वो बेगम को चला जाता है, जो बेगम का है उसमें से आधा शौहर को चला जाता है। कहती मेरे पास तो था ही कुछ नहीं, सब कुछ उसी का था। और मुझे कहती कि उसके अकाउंट में से कोई 60-65 हज़ार डॉलर आए और पाउंड आए, और जो बाकी की प्रॉपर्टी थी टोटल कर करा के कोई 80-85 हज़ार पाउंड जो है वो मेरे खाते में आ गए। कहती मैंने क्या किया, वो पाउंड लिए और वहाँ से पाकिस्तान भेज दिया अपने भाई के अकाउंट में मुख्तलिफ ज़राए से, और वहाँ पर मैं रहना शुरू हो गया अपने बच्चों के साथ। अब मैं ज़हनी मरीज़ हो गई थी, मैं बच्चों से भी चिड़चिड़ी और बच्चों के साथ झगड़ा, इधर उधर हर चीज़ से नफरत सी होने लग गई। अब मैंने कहती कि इतना अरसा फारिग घर में रही हूँ, बच्चों को संभाला है, मेरी हड्डियाँ भी काम करने की आदी नहीं थी। अब मैंने जब दोबारा काम शुरू किया तो मुझे परेशानी हुई। अब मैंने गवर्नमेंट से बेनिफिट्स लेने शुरू कर दिए। उधर मैं पाकिस्तान का चक्कर लगाने आई हूँ तो पाकिस्तान में मेरे वालिदैन ने कहा कि शादी कर लो। कुछ रिश्ते उन्होंने दिखाए, मुझे पसंद नहीं आए, मतलब जो रिश्ता वो दिखाते थे वो मुझे पसंद नहीं आता था। मैं वापस आ गई हूँ, यहाँ आई हूँ। एक रोज़ मैं 2 साल और गुजर गए, 42 साल की उम्र को कहती मैं पहुँच गई हूँ, बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए। अब कहती कि मेरे फेसबुक के ऊपर एक आईडी आती, मैं स्क्रॉल कर रही थी तो ऐसे ही मुझे वो बहुत ही अच्छी सी लगी, मैंने उसको हाय का मैसेज किया। जब उससे बातचीत होने लगी तो उस बंदे ने कहा कि मैं पाकिस्तान में फ़लाँ जगह रहता हूँ और मेरी शादी नहीं हुई, 42 साल उम्र है मेरी। तो कहती मैंने कहा 42 साल, ऐसी क्या वजह बनी कि तुमने शादी नहीं? कहता कि मैंने बहनों की शादियाँ करनी थी, ये करना था, वो करना था। तो कहती मैं उसमें इन्वॉल्व होने लगी। वो बड़ी सीधी और सच्ची बातें कर रहा था। कहती फिर मैंने अपने वालिदैन को बताया, वालिदैन को उनके घर भेजा। जब वो वहाँ से होके आए तो मेरी भाभीयों ने, मेरे वालिदैन ने कहा कि बेटा हमें लोग अच्छे नहीं लगे, क्योंकि उसने अपने वालिदैन से हमें मिलाया ही नहीं, बहनोई और बहन से मिलाया और कहता है कि यही है, मेरे वालिदैन तो फौत हो चुके हैं, हमारा तजर्बा कहता है कि वो बंदा सही नहीं है। कहती अफशां कहती कि मैं उनसे लड़ पड़ी कि तुम कौन होते हो मेरे फैसलों में टांग अड़ाने, मेरा खाते हो, मुझे ही आंखें दिखाते हो। कहती मैंने पाकिस्तान की टिकट करवाई, पाकिस्तान आई और उस शख्स के साथ निकाह किया। निकाह करने के बाद उससे मैंने कहा कि तुम्हें मैं यूके नहीं लेके जा सकती, तुम्हें खुद आना होगा। कैसे आना होगा? कहती तुम्हारी एजुकेशन की थी? उसने कहा इतनी है। कहती मैंने कहा कि ऐसे करो तुम ना ये वीज़ा लो एजुकेशन का, वहाँ आ जाओ। कहती उसने वीज़े के लिए अप्लाई किया, वो रिजेक्ट हो गया। उसके बाद उसने मुझे कहा कि अच्छा ऐसे है कि हम कोई बिज़नेस करते हैं यहाँ पर। मैंने कहा क्या बिज़नेस करना है? उसने कहा जी इस तरह से ना हम फैक्ट्री लगाते हैं, कोई फैक्ट्री के लिए, इस तरह से उसने बताया। तो मैंने उसे कहा कि ठीक है कितने पैसे चाहिए? उसने कहा जी
इतने के लग जाएंगे। कहती मेरे अकाउंट में कोई जितने डॉलर जो मैंने अपने भाई के अकाउंट में भेजे थे वो सारे के सारे उसको दे दिए, और भाई मुझे मना करते रहे कि तुम ऐसा ना करो, ये गलत कर रही हो, ये तुम्हें लूट के खा जाएगा। कहती मैं अपनी जिद पे अड़ी हुई थी। अब उसको मैंने पैसे सारे भेज दिए। इसी दौरान उसने कहा कि मेरी बहन की शादी है। मैंने उससे कहा इसी पैसों में से पैसे बहन की शादी पे भी लगाओ, अपने लिए भी गाड़ी लो, अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारो। अब कोई साल गुजरा तो उसने मुझे कहा कि यार वो जो पैसे थे ना वो सब के सब क्या कहते हैं कि फ्रॉड हो गया हमारे साथ, वो बिज़नेस डूब गया है, इस तरह से लॉ। उसने कोई बहाना सुनाया। तो मैंने कहा जो तुम वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे थे, अब वीज़ा उसने अप्लाई किया था, उसमें वो पास तो हो गया था टेस्ट में जिसमें फेल हुआ था, लेकिन अब उसको वीज़ा नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था इसकी समझ नहीं आ रही थी। कहती कि पैसे वो लगा चुका था सारे। अब उसने मुझे कहा कि ऐसे करते हैं कि हम ना एक और कारोबार करते हैं, गंदुम लगाते हैं। कहती गंदुम लगाते हैं। गंदुम लगाई, कितने पैसे चाहिए, इतने चाहिए, तय कर लिया कि जब भी प्रॉफिट आएगा आधा तुम्हारा आधा मेरा, बाकी तुम लगाओ गंदुम। अब वो गंदुम लगा दी। कोई 6 महीने के बाद जब टाइम आया तो कहता जी वो तो सारी ख़राब हो गई। कहती सिर्फ 6 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डाले, बाकी उसने कहा जी वो तो बर्फ़ पड़ गई, ओले पड़ गए, गंदुम सारी ख़त्म। कहती मैंने फिर भी उस पर यकीन किया। अब कुछ वक्त गुजरा तो उसने कहा जी हम जानवर रख लेते हैं। अगर हम 70-80 लाख रुपए के जानवर डालते हैं तो वो तकरीबन 2 साल के बाद 3-4 करोड़ के हो जाएंगे। हम ईद पे उनको सेल करेंगे तो हमें अच्छी खासी इनकम हो जाएगी। तो कहती मैंने उसको पैसे भेजे, उसने जानवर ले लिए। अब जानवर लिए तो उसने जानवर रख लिए, 4 दीवारी की, एक ज़मीन की, और सारा उसने सेटअप मुझे दिखाया। अब मैं भी खुश कि ये काम कर रहा है, और मैं इधर जो डिप्रेशन में थी पहले शौहर की वजह से उससे निकल चुकी थी। अब मुझे वो डिप्रेशन नहीं थी, मैं बच्चों के साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड कर रही थी, और मुझे ये भी था कि मेरा ये शौहर जो दूसरे वाला है इसकी वजह से जो मेरी डिप्रेशन है वो ख़त्म हो गई। अब क्या करना है जी। अब वो लड़की कहती कि मैंने इसको जानवरों का कह दिया, जानवर हो गए हैं। इसने जानवरों के ऊपर किसी पे नीला निशान, किसी पे लाल निशान, लाल वाले मेरे हैं, नीले वाले उसके हैं, ये सारी मुझे सिचुएशन बताता। और 6 महीने के बाद ईद आई तो ईद पे इसने कहा जी वो जानवरों में से तो बचा ही कुछ नहीं, इस साल जानवर छोटे थे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगले साल से ही। अब कुछ दिन और गुजरे तो इसने मुझे ना कोई 8-10 बकरे जो हैं वो मरे हुए दिखाए, और कहा कि यार रात को ना यहाँ पे कोई हमारा मुखालिफ जो है वो इन जानवरों के पानी में कोई जहरीली चीज़ डाल गया और हमारे सारे जानवर मर गए। अब कहती मैं परेशान, और उसके बाद मैं देख रही हूँ कि ये हो क्या रहा है। कहती ऐसी मैं एक दिन बैठी हुई हूँ और मुझे पाकिस्तान के एक नंबर से कॉल आती है, और वो औरत थी, वो मुझे बुरा भला कहना शुरू हो गई। वो कहती तुम बड़ी जालिम हो, तुमने मेरा शौहर छीन लिया। मैंने कहा कौन सा शौहर? उसने कहा जो तुमने जाहिद से शादी की है वो मेरा शौहर है। तो कहती मैंने उसे कहा कि वो तो कहता मेरी शादी नहीं हुई। कहती मैं उसकी बीवी हूँ, 3 बच्चे हैं उसके माँ बाप से पूछ लो। कहती उसने तो कहा मेरे माँ बाप मर गए। तो कहती उसने उसके माँ बाप से बात करवाई, ये सारा मामला हुआ। उसके बाद मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें देख लूँगी। उसने कहा जी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, ये जो हो गया सो हो गया, मैं तुम्हें खुश रखूँगा अगर मैं यूके आ जाता हूँ। कहती उसको मैं क्या बताऊँगी, मैं तो यहाँ पे खुद बेनिफिट्स पे हूँ, मैं तुम्हें बुला ही नहीं सकती। अब ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, और इसी दौरान कहती कि मैं पाकिस्तान आई हूँ, आकर मेरे पास निकाहनामा नहीं था। मैंने अपने वकील से मशवरा किया, मैंने केस फाइल कर दिया। जैसे केस फाइल किया तो उसने मुझे निकाहनामे की कॉपी दे दी। उसके बाद खुला हो गया, डिवोर्स हो गई, और मैं वापस चली गई। अब मैं चाहती नहीं थी कि इसे शादी करूँ, मैं सिर्फ अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। अब कहती कि कुछ वक्त गुजरा तो मेरे मामू के दोस्त उस गाँव के जो उस इलाके के सुनार थे, वो कहते कि ये जिससे आप लोगों ने शादी की थी इनको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और इनके वालिद जो हैं वो मेरे दोस्त हैं, और उन्होंने पूरी ये स्कीम जो है वो हमें सुनाई आके। कहती इस लड़के ने जो इसकी बीवी ने फ़ोन किया था उसने खुद फ़ोन करवाया था, तुम्हें इसने सेट किया था कि ये यूरोप आ जाएगा, यूके आ जाएगा, तुम इसको लेके नहीं गई, तो इसने कहा कि चलो इससे पैसा ही निकलवाओ जिस तरह से निकलता है। अब इसने अपनी बीवी को नंबर दिया ताकि वो तुम्हें बताए, और इसको पता था कि जिस चीज़ से तुम्हें रोको तुम वही करती हो, तो इसने उसी हिसाब से तुम्हारी साइकी के मुताबिक तुम्हें लेके चलता रहा है, और आखिरकार तुम इससे तलाक लेके चली गई हो। कहती कि मैं धाड़े मार मार के रो रही थी कि जैसे पहले ने धोखा दिया वैसे ही दूसरा भी धोखा दे गया, कि इसने मेरा सब कुछ जमा पूंजी हुआ वो भी हड़प कर ली। अब कहती कि मैंने उससे जान छुड़वा ली थी, अब मैं यहाँ बैठी थी और परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ। अब आप लोग राय दें कि इस औरत को क्या करना चाहिए, अफशा को। मेरे ख्याल से इसको दूसरे हस्बैंड से डिवोर्स हो चुकी है, और अब ये अगर चाहे तो अपने पहले शौहर से शादी कर सकती है दोबारा, और उसमें कोई कबाहत भी नहीं है क्योंकि बच्चे भी उसी के हैं, ये बीवी भी उसी की बन जाएगी। और वो शख्स जब जितना इसने बताया उसके मुताबिक वो बहुत अच्छा है, वो इसके साथ अच्छे तरीके से चल रहा था। वो तो इसी ने उसको कहा कि तुम मुझे डिवोर्स हो, तुम अपनी उधर शादी करके आओ।
आए हो, जबकि वो तो सिर्फ एक बेसहारा यतीम बच्ची को एक सर दे के, आसरा दे के आया था, एक छत दे के आया था, अपना नाम दे के आया था। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपको इस तरह की कहानी हमसे शेयर करना चाहते हैं तो नंबर है 03002520 629। अल्लाह हाफिज़।